हम किसी भी तरह के अपराध को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन कई अपराधी ऐसे होते हैं जो सिस्टम से जूझते हुए अपराध करने पर मजबूर हो जाते हैं और फिर वही अपराधी प्रशासन और सरकार के लिए सरदर्द बन जाते हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही सिस्टम जड़ित अपराधी की है जिसने आगे चलकर सरकार के नाक में दम कर दिया था, जिसके नाम से जंगल के हाथियों में हड़कंप मच जाता था और जो पुलिस का जानी दुश्मन था। जी हाँ, आज बातें करेंगे वीरप्पन की लाइफ की पूरी कहानी को एकदम सिलसिलेवार ढंग से, ताकि उसके बारे में आपको सही जानकारी मिल सके। तो चलिए जानते हैं उसके पैदा होने से लेकर उसके एनकाउंटर तक की पूरी कहानी। शुरू करते हैं वीरप्पन के जन्म से। वीरप्पन का जन्म 18 जनवरी 1952 को कर्नाटक जिले के गोपीनाथन गांव में एक चरवाहा परिवार में हुआ था, जो तमिलनाडु सीमा से लगा हुआ एक जंगली इलाका था। अपने बचपन के दिनों में वह मोलकाई नाम से भी जाना जाता था। 8 साल की उम्र में ही वह एक अवैध रूप से शिकार करने वाले गिरोह का सदस्य बन गया था। अगले कुछ सालों में उसने अपने प्रतिद्वंदी गिरोहों को खात्मा किया और संपूर्ण जंगल का कारोबार उसने अपने हाथों में ले लिया। उसने चंदन और हाथी दांत से बहुत पैसा बनाया। वीरप्पन का पूरा नाम था भुजमुनि स्वामी वीरप्पन। उसके गांव के लोगों के मुताबिक पहले वो भी एक गरीब और साधारण आदमी था। फॉरेस्ट विभाग के लोगों ने ही उसे स्मगलिंग के लिए उकसाया था, ताकि थोड़ी बहुत मलाई वो भी खा सके। लेकिन जब वीरप्पन पैसा बनाने लगा तो वो लोग उसको मारने के चक्कर में पड़ गए। फिर वो जंगल में भाग गया और तभी से नई कहानियों का सिलसिला शुरू हो गया। गांव वालों के मन में वीरप्पन के प्रति इज्जत थी, क्योंकि वह कभी भी गांव वालों को परेशान नहीं करता था। गांव वालों से जब भी कोई पूछता तो उनका कहना होता था, लोग वीरप्पन के बारे में सिर्फ स्कैंडल या किसी जुर्म की कहानी ही सुनना चाहते हैं, पर ये कोई नहीं जानना चाहता कि एक गरीब आदमी कैसे पुलिस, राजनीति और सरकार के भ्रष्टाचार तंत्र में फंसकर वीरप्पन बन जाता है, और यह कितना तकलीफदेह होता है समाज के लिए, सरकार के लिए और प्रशासन के लिए भी। अब हम आगे बढ़ते हैं उसके जंगली जीवन के बारे में। उसका जंगल का जीवन कैसा था और वहाँ पे उसने स्मगलिंग को किस तरह अंजाम दिया। वीरप्पन ने केवल 10 साल की उम्र में ही अपना जौहर दिखाना शुरू कर दिया था और 1962 में उसने अपने जीवन का पहला जुर्म किया। वीरप्पन ने अपने गुरु से मदद लेकर एक तस्कर वीरैया को मौत के घाट उतारा था। ये बात जब वन अधिकारियों को पता चली तो वीरप्पन ने 3 वन अधिकारियों को मार दिया था, क्योंकि वो तस्करी की बात किसी और को न बता सके। साल 1970 में वीरप्पन एक शिकारियों के गिरोह में आ चुका था और अब सब कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से होने लगा था। लेकिन सब कुछ इतना आसान होता तो बात ही क्या थी। समय धीरे धीरे बढ़ने लगा और साल 1972 में वीरप्पन पहली बार पुलिस के शिकंजे में आया। पुलिस के साथ उसकी आंख मिचौली का खेल चलता रहा और समय के साथ साथ वीरप्पन हाथी दांत और चंदन की लकड़ी के तस्करी में माहिर खिलाड़ी हो गया। हाथी दांत के लिए हाथियों को मार देना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। उसके काम में अड़ंगा डालने वाले हर पुलिस अधिकारी, वन अधिकारी और उनके सहयोगियों को भी उसने मार डाला। साल 1983 में उसने उसको चंदन की लकड़ी की तस्करी से रोकने वाले वन अधिकारियों को तो मारा ही, साथ ही उनके सहयोगियों को भी मार डाला था। 1986 में वो एक बार फिर पुलिस के हाथे चढ़ा और पुलिस ने उसे जब फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में रखा तो वहाँ से वह रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया, क्योंकि अब तक वो समय आ गया था जो जंगल को वीरप्पन से ज़्यादा अब कोई नहीं जानता था। उसका हौसला अब आसमान के बुलंदियों को छू रहा था। साल 1987 में वीरप्पन ने तमिलनाडु के वन अधिकारी चिदम्बरम को पहले तो अगवा किया, फिर उसके बाद उन्हें मार डाला। यह पहली घटना थी जिससे भारत सरकार का ध्यान वीरप्पन पर गया। अप्रैल 1990 में उसने 3 पुलिस अफसर को मार डाला, जिसकी वजह से तमिलनाडु और कर्नाटक की सरकार हरकत में आ गई और दोनों सरकारों ने मिलकर वीरप्पन को ढूंढ निकालने के लिए
एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया। नवंबर 1991 में वीरप्पन ने एक सीनियर आईएफएस ऑफिसर को मारकर उनका सर धड़ से अलग कर दिया था, क्योंकि वह उसके काम में रुकावट पैदा कर रहा था। वीरप्पन ने हाथी दांत के लिए लगभग 2000 हाथियों को मार दिया था और हाथी दांत के तस्करी में कोई उसके मुकाबले में नहीं था। साल 1991 में वीरप्पन ने एक ग्रेनाइट खदान के मालिक के बेटे को अगवा किया और 1 करोड़ की फिरौती मांगी, पर बाद में उसे 15 लाख पर रिहा कर दिया। 1992 में वीरप्पन ने रामपुरा पुलिस स्टेशन पर हमला बोल दिया, जिसमें उसने 5 पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया और 2 सिपाहियों को घायल कर सारा असला बारूद लेकर जंगल में भाग गया। इस भिड़ंत में वीरप्पन के टोली के भी 2 लोग मारे गए थे। इसी तरह उसने 1992 में मैसूर जिले के एसपी हरे कृष्णा और शाकिल अहमद सहित 4 पुलिस वालों को मार गिराया था। अब आता है साल 1993, जिसने वीरप्पन को लगभग सारे दुनिया में मशहूर कर दिया था। इसी साल वीरप्पन की तमिलनाडु पुलिस के अफसर गोपाल कृष्णन से एक नज़दीकी भिड़ंत हुई, जिसमें वीरप्पन बाल बच गया था। फिर उसी साल 1993 में ही बीएसएफ के जवानों को इस मिशन में लगाया गया, लेकिन उनके ऑपरेशन में सबसे बड़ी बाधक थी उनकी भाषा, जिसके चलते ये ऑपरेशन फेल हो गया और 20 बीएसएफ के जवान मारे भी गए। उसी साल वीरप्पन ने एक बार फिर जाल बिछाया और पुलिस अधिकारी, वन अफसर और नागरिकों से भरी बस को उसने बम से उड़ा दिया, जिसमें पुलिस अधिकारियों सहित 20 आम आदमी भी मारे गए थे। साल 1993 में ही वीरप्पन ने एसटीएफ के 6 पुलिस जवानों को मार दिया, जिसके बाद बीएसएफ और एसटीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन के कारण वीरप्पन के गैंग के 9 लोग गिरफ्तार हुए और 6 लोग मौके पे ही मार दिए गए। अब गुस्से से भरे वीरप्पन ने साल 1994 में कम्यूटूर के पुलिस अधीक्षक चिदम्बरम मंथन सहित 2 लोगों का अपहरण कर लिया। उसके बाद 1995 में उसने तमिलनाडु के 3 वन अधिकारियों को अगवा किया। 1996 में उसने एक पुलिस इन्फॉर्मर सहित 19 पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया था। अब आती है 1997। इस साल भी वीरप्पन का आतंक कम नहीं हुआ। इस साल वो लोगों में और भी कुख्यात हो गया था। इसी साल उसने सरकारी अफसर समझकर 2 विख्यात पत्रकारों को अगवा कर लिया। उन दोनों को अपने पास उसने 11 दिनों तक रखा और फिर बिना कोई नुकसान पहुंचाए उन्हें छोड़ दिया। उन दोनों पत्रकारों ने वीरप्पन के कैद से बाहर आकर कुछ अलग ही कहानी बताई। उनके अनुसार वीरप्पन हाथियों को लेकर बहुत ही इमोशनल था। उसने कहा कि जंगल में जो कुछ भी होता है वो सब मेरे नाम पर ही मढ़ दिया जाता है, पर मुझे पता है कि 20-25 गैंग और इसमें शामिल है। सारा का सारा गलत काम मैं अकेले नहीं करता। मेरे नाम को लेकर बहुत सारे गैंग सक्रिय है और हाथियों को भी मारने का काम उन्हीं का है। साल 2000 में उसने कन्नड़ सुपरस्टार राजकुमार का अपहरण कर लिया। यह घटना पूरे देश की मीडिया में आग की तरह फैली और पूरे देश भर में छा गई। राजकुमार की रिहाई के लिए वीरप्पन ने 50 करोड़ रुपए मांगे और साथ में ही उसने अपने गांव के लिए कुछ खास सुविधाएं भी मांगी। हालांकि 109 दिनों तक अपने कैद में रखने के बाद उसने राजकुमार को रिहा कर दिया था। अब आते हैं आखिर में वीरप्पन की एनकाउंटर की कहानी पर। वीरप्पन का एनकाउंटर पूरी तरह से एक फिल्मी साजिश की तरह की गई थी। साल 2002 में वीरप्पन ने कर्नाटक के पूर्व मंत्री नगप्पा को पहले तो अपहरण किया, फिर उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद सरकार ने वीरप्पन को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए पूरे 5 करोड़ का इनाम रख दिया था। वीरप्पन ने अब तक लगभग 200 लोगों को मारा था, जिसमें से केवल 100 लोग तो पुलिस के आदमी थे। हाथियों को मारकर उसके दांतों को बेचना उसका धंधा था। साथ ही चंदन की लकड़ी का अवैध तस्करी करना उसका मुख्य पेशा था।
उसकी गिरफ्तारी के लिए जो स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया था, अब तक उस पर 100 करोड़ से ज़्यादा रुपये खर्च हो गए थे, पर अभी तक वीरप्पन पुलिस के हाथ नहीं आया था। वीरप्पन फिल्में देखने का शौकीन और बहुत बड़ा काली माँ का भक्त था। उसने अपने गांव में माँ काली का एक मंदिर भी बनवाया था। पुलिस वीरप्पन को जल्द से जल्द पकड़ना चाहती थी, पर वीरप्पन अब तक जंगल में ही छुपा हुआ था। साल 2004 में 18 अक्टूबर का दिन था। उस दिन वो अपने आँख का इलाज कराने जंगल से बाहर निकला था। वो जिस एम्बुलेंस से डॉक्टर के पास जा रहा था, उसका ड्राइवर पुलिस का आदमी था। उसने एम्बुलेंस ऐसी जगह खड़ी की जहां से वीरप्पन का बच निकलने की संभावना बिल्कुल ही कम थी। ड्राइवर गाड़ी खड़ी करके वहां से भाग गया। फायरिंग होने लगी। दोनों तरफ से सैकड़ों राउंड गोलियां चलाई गई और अंत में वीरप्पन मारा गया। और लगभग 20 सालों से चली आ रही आतंक की कहानी अब खत्म हो चुकी थी। कहते हैं कि वीरप्पन को जिंदा पकड़ने की कोशिश ही नहीं की गई, क्योंकि वह जेल से छूट जाता। लेकिन पुलिस रिपोर्ट यही कहती है कि हमने वार्निंग दी थी, पर वीरप्पन की तरफ से फायरिंग शुरू हो गई और फिर जवाबी कार्रवाई में वीरप्पन मारा गया। तमिलनाडु स्पेशल टास्क फोर्स कई महीने से इस ऑपरेशन पर कार्य कर रही थी और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन गोकुल। पुलिस वालों ने उसका अंतिम संस्कार का इंतजाम हिंदू रीति रिवाज के अनुसार की थी, लेकिन उसके घर वालों के अनुरोध पर उसे दफनाया गया। वीरप्पन के मरने के बाद उस पर कई डॉक्यूमेंट्री और फिल्में भी बनाई गई। कुछ लोग वीरप्पन को रॉबिन हुड तो कुछ लोग उसे आज भी अपराधी मानते हैं। तो यही थी हमारी आज की कहानी। नमस्कार।